चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। अभी अपन क्या कर रहे हैं? गुडविल। हेडिंग डाल दो सर, गुडविल फाउंडेशन, गुडविल। सर गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब क्या होता है? आपके सीयूईटी में और सीए फाउंडेशन के ट्रू फॉल्स में 1 मार्क्स का सीयूटी के अंदर और 2 मार्क्स का सीए फाउंडेशन के अंदर सवाल आया था, व्हाट इज गुडविल। क्या ये रेपुटेशन है? मैंने वहां पे लिख दिया रेपुटेशन, गुडविल से रेपुटेशन है। और कुछ होता है क्या गुडविल? ये बोला रेपुटेशन होता है गुडविल। और क्या होता है? रेपुटेशन का मतलब भी वही इमेज इन द मार्केट ही होता है कुछ भी। और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, टेक्निकल हो गया है लड़का, 2 सीए हैं इसके घर। और कोई? आपको एक वर्ड पता है कि अगर आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद फॉरेन घूमने जाना है, 5 साल बाद फॉरेन घूमने जाना है, तो आज से कितने पैसे बचाने पड़ेंगे? या आपको यह पता है कि 2 साल बाद का या 5 साल बाद का 1 करोड़ आज कितना होगा? हम सबको पता है कि चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो चीज आज 10 रुपए की मिलती है, हो सकता है फ्यूचर में वो 12 या 15 की मिले। तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। मतलब आप फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए कमाओगे, कितना? अगर उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो कितनी होगी? ये है गुडविल सर, ये 1 मार्क्स में लिखा था, लिख दो सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। अब आप में से ना बहुत सारे बच्चों को प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन मैंने बहुत आसान शब्दों में कोशिश करी है आपको समझाने की कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। ठीक, चलो सर शुरू करें अब। चलो अब सबसे पहले आपके सिलेबस में ना गुडविल नहीं है, तो क्या है सर? आपके सिलेबस में है गुडविल वैल्यूएशन। क्या है सर? कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। तो ये लोग ना बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते आपके साथ, और आपसे ना ये लोग सिर्फ वैल्यूएशन पूछते रहते हैं कि बताओ गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं। मैंने बोला बहुत आसान है गुडविल को वैल्यू करना। अभी सबसे पहला सवाल उठता है कि गुडविल को कब वैल्यू करना है। भाई जब जरूरत पड़ेगी तभी तो वैल्यू करना है। पहली जरूरत कब पड़ी? पहली जरूरत कब पड़ेगी? जब हम अपना बिजनेस किसी और को बेच देंगे तो वो क्या कहेगा कि भैया आपके फर्म में इतने एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो किस बात का पैसा चाहिए? तो मैं उसको क्या बोलूंगा? गुडविल का पैसा चाहिए। डन। अभी समझे क्या? तो सर इसका मतलब जब हम सेल कर रहे होते हैं अपना बिजनेस तब इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम किसी पार्टनर को अपने पास एडमिट कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भैया अपने साथ कैपिटल के साथ गुडविल भी लेके आना। इसके साथ जब हम किसी को भगा रहे होते हैं तो वो हमसे गुडविल के साथ, वो कैपिटल के साथ गुडविल भी मांगता है। रिटायरमेंट का मतलब डेथ भी होता है। लेकिन इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जहां पे गुडविल यूज हो रहा है, चेंज इन पीएसआर। वो कह रहा है डिसोल्यूशन। अबे डिसोल्यूशन में तो बिजनेस बंद हो गया, गुडविल किसको देगा? पीछे वाली पॉकेट में रखेगा निकाल के। ठीक, डिसोल्यूशन के टाइम पे इतनी खास जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसको अमलगमेशन बोलते हैं। ठीक है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, लेकिन जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1:1:1 में, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो चेंज कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले उनको प्रॉफिट इक्वली मिलता था और अब चेंज हो रहा है, लेकिन जब तक इक्वल मिलता था उस तक की कैलकुलेशन में हम उसका गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और पीएसआर जब चेंज होता है तो किसी को सैक्रिफाइस और किसी को गेन होता है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल की डिमांड करता है किससे? गेनिंग पार्टनर से, कि भैया तुमको ना गेन हुआ है, तुम इतना गुडविल मुझे दे दो। तो सर सबसे पहले कैलकुलेशन आती है, सीखो सर। गुडविल की कैलकुलेशन का पहला मेथड है सर सिंपल एवरेज मेथड। गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है, सिंपल एवरेज मेथड से। जल्दी जल्दी लिखना बेटा, हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे। अब सिंपल एवरेज मेथड अगर आया है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा स्टेप 1। स्टेप 1 में अपन क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? अब क्योंकि आप लोग 9th क्लास 10th क्लास और 11th क्लास पास करके आए हो तो आपको एवरेज निकालना आता है। एवरेज किसका निकलता है? फ्यूचर का कि पास्ट का? अरे एवरेज किसका निकलता है?
पास्ट का निकलता है। तो पास्ट में आपको जितने सालों का प्रॉफिट लेके उसका एवरेज निकालना है आप ले सकते हो। जितना बड़ा गैप होगा ना, जितना बड़ा आप समय लोगे उतना अच्छा एवरेज आता है बेटा, ठीक। तो मैंने क्या किया, पिछले 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, आपके एग्जाम में जितना भी दिया हुआ है आपको लेना है। मान लिया मैंने पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लिया है, तो एवरेज निकालने के लिए उस 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करके किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। डन। तो लिखो सर, सम ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। इसको किससे डिवाइड कर दो दोस्त, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ ईयर से, नंबर्स ऑफ ईयर। अच्छा, मैंने क्या किया है कि अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए आपको जितने भी मेथड सिखाऊंगा सब 2 स्टेप में सिखाऊंगा, ठीक। तो इसका दूसरा स्टेप क्या हो गया, इसका दूसरा स्टेप हो गया गुडविल। अब बताओ गुडविल कैसे निकला, आपने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसका क्या मतलब होता है, गुडविल का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि आपको आपकी गुडविल का फायदा कितने सालों तक मिलता रहेगा। अभी जैसे विकास सर, नीरज सर को पता है कि प्रसन्नजीत के लाइव, मतलब मैं इस एकेडमी में 10 साल तक रहूंगा, तुमको पता है 10 साल तक प्रॉफिट होता रहेगा। तो नंबर्स ऑफ ईयर कितना हो गया आनंद एकेडमी के लिए, 10 साल। ऐसी अलग अलग फर्म अपना अलग अलग कैलकुलेट करती है, ठीक। तो ये आपके एग्जाम में क्या रहेगा सर, मेरे एग्जाम में ये गिवन रहेगा। क्या रहेगा, गिवन। ये निकालना आपको नहीं बोलेंगे वो लोग, ये निकालने के लिए आप लोग को वो नहीं बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया, पहला मेथड सिंपल है, इसको तो कुछ करना ही नहीं। क्या ये एग्जाम में आता होगा, आता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन के लिए आपके बड़े क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, ये गुडविल, इस गुडविल को ऐसे कैलकुलेट करना। उस समय आप ये मत बोलना कि ये तो मुझे सिखाया नहीं गया था। नंबर 2, क्या बात है, देखो इस लड़के को आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपको वेट डालना है। अब हाथ से पकड़ के वेट मत डाल देना बेटा, वेट डलता है नंबर्स में, किसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आपके 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास पढ़ के आ गए, अब आप 12th क्लास में, तो 12th क्लास के मार्क्स किसके होने के ज्यादा है, जो आपके नंबर 8th में आए थे, 9th में आए थे, 10th में आए थे, 11th में आए थे, कौन आ जाएगा 12th में। जो 11th में आपने किया ना, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो 11th क्लास में आपने जो परफॉर्म किया होगा उसी के बेसिस पे आपके 12th के मार्क्स आते हैं। 8th क्लास में आप लोग नमूने थे, 9th में जाके थोड़े से ठीक हुए, 10th क्लास में आपको कोई बदमाश दोस्त मिल गया, 11th में आप ठीक हो गए, तो 12th क्लास में क्या रिपीट होगा, जो आपने 11th क्लास में किया। तो ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा वेट किसको डालेंगे, जो सबसे लेटेस्ट होगा, ये जो सबसे लास्ट होगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। स्टेप 1 लिखो सर, स्टेप 1 लिखो। अब हम एवरेज प्रॉफिट की जगह निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आप इसको ऐसे देखना मेरे साथ, आप इसको मेरे साथ ऐसे देखना, मैं इसको कैसे निकाल रहा हूं। मैं लिख रहा हूं ईयर 1 प्रॉफिट, ईयर 1 प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1 प्लस ईयर 2 प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 प्लस ईयर 3 प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3। अब इसको डिवाइड किससे करूं, क्या बात है, सम ऑफ वेट से करेंगे, और सम ऑफ वेट कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3। तो क्या आ जाएगा आपका, अरे क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या ये 6 आ जाएगा। मैं तो नर्सरी या क्या नाम है प्राइमरी क्लासेस चला रहा हूँ, 6 आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, बिल्कुल मस्त वाला। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या निकलेगा, स्टेप 2 में गुडविल। बताओ सर गुडविल कैसे निकलेगा, आप इसको सब आता है भाई को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। बोलो सर समझ में आया, और आपको पता है कि ये एग्जाम में मुझे गिवन होगा। अभी तक आपको 2 मेथड्स आ गए, बड़े आसान है सर, इतना तो मैं पढ़ाता भी नहीं, इतना तो मैं बोलना पढ़ाता भी नहीं। कहाँ था बेटा इतने दिनों से, किसके, तो पेपर से लेंगे तो ट्यूशन नहीं आएगा। चलो ये भी कंसेप्ट सही है,
सर थर्ड देखो, अरे थर्ड कौन सा होगा? सुपर, इतनी जल्दी सुपर प्रॉफिट पे आ जाऊं, इतनी जल्दी आ जाऊं? हाँ कोई बात नहीं, आने दो, लिखो सर थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। आप में से कितने लोगों ने सुपरमैन को देखा है? सुपरमैन को, ये उसी के बेसिस पे बना है बेटा। जिसने इस कंसेप्ट को बनाया वो बनाने से पहले सुपरमैन की मूवी देख रहा था, फिर उसने वाला कंसेप्ट बनाया। बताओ इसका नाम सुपरमैन क्यों रखा गया, सॉरी सुपर प्रॉफिट क्यों रखा गया? क्योंकि सुपरमैन सबसे अलग दिखता है। हम जो कहते हैं उसका उल्टा करता है। अपन अंदर पहनते हैं, वो ऊपर पहनता है, अलग दिखता है ना, सबसे सबसे अलग दिखता है। इसने भी बोला कि अगर 10 दुकानें, इसने बोला कि अगर आपके सामने 10 दुकानें हैं, उस 10 दुकानों में से 9 दुकान एक जैसा प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन एक दुकान उन सब से अलग प्रॉफिट कमा रही होगी। उसके अलग प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अभी समझा क्या? अभी सब तो ऊपर नहीं पहनते ना, एक या आधी तो पहनता है ऊपर, है ना। डन, आओ देखते सर, अभी मैं देखूंगा यहाँ पे कौन है सुपरमैन। लिखो सर स्टेप 1, स्टेप 1। कोई क्या, कौन कह रहा है कि हम मैन ही नहीं है? आओ स्टेप 1, स्टेप 1। अरे स्टेप 1 में अपन क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। अच्छा 10 दुकानों में से 10 दुकानों में से 9 दुकानें जो कमा रही हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। कह रही है एवरेज प्रॉफिट। अरे एवरेज तो मेरा निकलेगा ना, क्योंकि मैं अपने पास प्रॉफिट्स का निकालता हूं। 9 दुकानों का क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकलेगा? और जो मैं कमा रहा हूं मेरा क्या निकलेगा? लेकिन मेरा एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो क्या निकल जाएगा सर? लिखो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो समझ में आया कि जाने दिया? अरे जाने दिया, जाने दिया मतलब दिमाग में चला गया इसके, जहां कुछ है भी नहीं। चले सर, ये आया समझ में? अच्छा अब आपको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता है पक्का ना, लेकिन अगर एग्जाम में उन्होंने बोल दिया कि मुझे निकाल के दिखाओ वेटेड सुपर प्रॉफिट, अबे वेटेड सुपर प्रॉफिट, उस केस में अपन क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट रख देंगे। लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में नहीं है, इन्होंने कभी बुक में डाला ही नहीं है। लेकिन ये कुछ भी पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि सीए के पेपर, प्रोफेशनल पेपर एआई से बनने लगे, और ये लोग साले चेक भी नहीं करते हैं। ये लोग पेपर बना के चेक भी नहीं करते कि क्या बना दिया एआई ने। जैसे सेम गलती अभी मेरे साथ मैथ्स के पेपर में हुई थी बेटा, ठीक है ना। मैंने एआई से पेपर बना दिया, एआई ने क्वेश्चन अलग और ऑप्शन अलग डाल दिया, और मैं बहुत खुश होया नीरज सर को कॉल करके, नीरज सर 5 मिनट में पेपर बना दिया, 5 मिनट में। बच्चों के 5 घंटे खराब हो गए। खैर अभी हम लोग एआई बंद कर दिया हमने, ठीक है डन। चलो सर, अच्छा अभी एवरेज प्रॉफिट आपको आता है, लेकिन आप मुझे बताना कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? मैंने नॉर्मल पे स्टार बना दिया, आप भी पहले स्टार बना दो फिर करूंगा बात। पहले स्टार बना दो, और स्टेप 2 में मेरे साथ क्या निकाल दो? अरे स्टेप 2 में मेरे साथ क्या निकाल दो? अबे हट, गुडविल। क्या निकाल दो? गुडविल। गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, अरे इंटू बोलो, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। डन सर। सर आपने हमें अभी तक कितने फॉर्मूले करा दिए? कितने फॉर्मूले करा दिए? 3 फॉर्मूले करा दिए, लेकिन मैंने अभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाया, अभी सिखाऊंगा। पहले ये 3 बोलो, याद हो गया? पक्का पक्का ये 3 याद हो गया? अरे बोलो ना हाँ याद हो गया। और जो वेटेड वाला है, अगर वेटेड सुपर प्रॉफिट पूछा जाएगा तो अपन वहां पे क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। बोलो डन ना। चलो ये 3 तो आपके सिलेबस में, 2 और है, वो 2 और भी कर दे, उसके बाद मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा। मैंने देखो वहां पे स्टार बना दिया। लिखो सर 4th। अरे लिखो 4th, मेरे साथ लिखो 4th, मेरे साथ लिखो 4th का क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अरे बोलो ना हाँ, किस बात पे बोले हाँ? बोलो इसका स्टेप 1 क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। इसका स्टेप 1 क्या होगा?
सुपर प्रॉफिट। तो मैंने लिखा स्टेप 1 कैसे निकाले सुपर प्रॉफिट, ओहो जो ऊपर दिया हुआ है वैसे निकाल दो ना, एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी। बताओ, अब ये बात हमें सिर्फ पता है कि एसपी का मतलब, एपी का मतलब और एनपी का मतलब सी माई प्रेजेंस इन एवरी लेवल। बेटा स्टेप 2, बेटा स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या निकलेगा, गुडविल। अभी बोला ना अपन 2 स्टेप में सब खत्म करेंगे, स्टेप 2 में क्या निकलेगा, गुडविल। बोलो गुडविल कैसे निकलेगा, बोलो गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी देखो ना, मैंने ना ऊपर ध्यान से देखो, मैंने ना कुछ चीजों को येलो से हाईलाइट किया हुआ है। येलो से हाईलाइट का मतलब है कि ये आपके एग्जाम में गिवन होगा। ठीक वैसे ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपके एग्जाम में गिवन होगा, ये भी आपके एग्जाम में गिवन होगा। इसके लिए कोई लोड नहीं है कि भाई कैसे निकाले। ठीक, चले सर, बोलो इतना भी आ गया। एएनसी, एएनसी बेटा। ठीक, अबे अपना अपना कोचिंग क्यों नहीं खोलते हो तुम लोग, हैं? कोचिंग सबसे सस्ता बिजनेस है बेटा, इसमें कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ दिमाग चाहिए। यही हाँ, क्या हुआ, क्लॉड कैपिटलाइजेशन नहीं, वो ना मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी इसलिए खराब हो गया। दरअसल क्या होता है, जब बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट में बनाता था ना, निकाल के मैं उसको खुद देखता था, जो जो चेंजेस होते थे मैं खुद करता था, एडिट वेडिट करता था, बहुत सारी चीजें उसको बताता था। मैथ्स इज नॉट माय एक्सपर्टीज, तो निकला आई गॉट इट। नीरज सर ने बोला आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन, मैं कहा नो नीड ऑफ इट सर, नो नीड ऑफ इट, आई एम डन। वो भी बंदा सो गया रात को, चिल हो गए। कैपिटलाइजेशन ऑफ, तू बेटा अलग से ही पिट के मानेगा। चलो सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी जैसे आपने देखा ना कि अपन जैसे ही सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया NRR से, तो क्या आ गया, गुडविल। देखो ना ऊपर, सेकंड स्टेप, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड कर दिया NRR से, तो क्या आ गया, गुडविल। तो यहां पे भी ऐसे गुडविल आना चाहिए, यहां नहीं आ रहा, यहां दिखा रही है नखरे। देखो सर, यहां इसके नखरे देखना बेटा। स्टेप 1, स्टेप 1 का क्या नाम है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। मैंने पूछा कैसे, कहते जैसे आपने ऊपर निकाला है ना, ये जो निकाला हुआ है, मैं कहा हाँ बता क्या, कहते ये जो आपने निकाला हुआ है ना, एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय NRR, सेम फॉर्मूला अगर तुम यहां पे लगाओगे तो मैं नहीं आऊंगी। मैं कहा ये क्या मतलब है, बोला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय NRR, गुडविल ना आगे क्या आ रहा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ रहा है। ये क्या बात है भाई, मुझे तो मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, हर चीज मजे के लिए नहीं करते, कुछ चीजें जरूरत भी होती है बेटा। ठीक, स्टेप 2, स्टेप 2 में आएगा गुडविल। बोलो कैसे आएगा। अब जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से माइनस कर दो क्या, नेट एसेट। नेट एसेट्स का ही दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बदमाशी है यार। अब ना मैक्सिमम बच्चा यही कंफ्यूज रहता है, कहता है एक से तो आ रही है गुडविल, दूसरे से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ रहा है। अब ये बात कितने बच्चों को पता थी, 1 2 3, मैं सही पढ़ा रहा हूं, मैं सही। वो कह रहा क्या बात हो गई, हाथ उठा लिया, क्या बात हो गई पे हाथ उठा रहा है वो, खैर क्या कर सकते हैं। चलो सर, समझ आया क्या, सब नहीं आया समझ, आ गया समझ आ गया।
सबके लिए आसान है। दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के बाद ये सारे फॉर्मूले सुनने के लिए आ रहा हूं मैं आपके पास। चलो अच्छा, अभी जब मैंने आपको ये पांचों मैथड्स बता दिए, इस मैथड्स में एक चीज आया था कि एक जगह पे आपको निकालना था नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना था? नॉर्मल प्रॉफिट। और एक जगह मैंने वर्ड यूज किया कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसी के स्लैश में मैंने बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल है नेट एसेट के। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये सब क्या होता है, पूछोगे सर ये सब क्या होता है? आओ दिखाता हूं सर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सर कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। नंबर 1, सबसे पहले मेरे साथ देखो कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, या उसी का नाम मैंने रखा हुआ है, बोलो ना क्या, नेट एसेट क्या होता है? पूछो ना मेरे से, बताऊं? सुनो सर, हम ना बचपन में एक चैप्टर पढ़ के आए जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता था कि सर 4 रूल होते हैं, 4 रूल होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। सर हमेशा हमेशा एसेट इक्वल होता है किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होता है। और सर रूल ये कहता है कि अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा, या यहीं पे प्लस माइनस कर दो, या यहीं पे प्लस माइनस कर दो। यही तो 4 रूल है, यही अकाउंटिंग का बेसिस है। अगर आप इस रूल पे चलते तो आपकी बैलेंस शीट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैच ना हो। सर हमेशा हमेशा मैच होगा। अच्छा, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि आपने कितना कैपिटल डाला। तो भाई ये तो रूल बड़ा सिंपल है ना कि आपने जितना कैपिटल डाला होगा उतना ही एसेट बना होगा। जितना कैपिटल डाला होगा उतना एसेट बना होगा। लेकिन यहां पे वर्ड आया कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने बिजनेस करने के लिए कितना पैसा डाला। तो पैसा 2 जगह से डालते हैं, एक तो अपनी जेब से, एक बाहर वाले से लेके। जो मैंने अपनी जेब से डाला दैट इज इंटरनल लायबिलिटी, जो मैंने बाहर से लेके डाला वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी मिलके ही क्या बनाती है? एसेट बनाती है। अब इस चीज को दिमाग में रखोगे तो कंसेप्ट आ जाएगा। अब आओ सर इसको दिमाग में रखते हैं सर। तो एक बिजनेस में अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो क्या करूं? सारे पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड कर देते हैं, है ना। लिखो सर, पहला एसेट कैसे बनाती है? अच्छा देखो, मेरी बात से पूछा कि एसेट कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि हम सिर्फ एक जनरल एंट्री करने के बाद उसका लेजर भी बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, और उसके बाद उसका फाइनल अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। एक एंट्री मैंने करी, राम इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 5,000 रुपए। राम ने अगर 5,000 रुपए डाले तो बोलो क्या होगी एंट्री? कैश डेबिट टू कैपिटल, है ना। इसके बाद किस किस का लेजर बनेगा? कैश का लेजर बनेगा और कैपिटल का लेजर बनेगा। लेजर बनने के बाद ये लोग कहां जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कुछ बिजनेस किया ही नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा, सीधा क्या बन जाएगा? बैलेंस शीट। कैश कहां पे आता है? कैश आता है यहाँ पे 5,000। कैपिटल कहां आता है? यहाँ पे। तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई, कांग्रेचुलेशन। तो इसका मतलब अपन जितना कैपिटल डालेंगे उतना ही एसेट बनेगा। मान लिया मैंने लोन ले लिया, बेटा मैंने लोन ले लिया, कितने का? 1,000 का। तो लोन भी तो कैश में आया होगा, ये हो गया 6,000। तो इसलिए हमेशा ये इक्वल होता है। बच्चे 11th कहां से पढ़े थे? ओ गलती हो गई। आपको ये नहीं पता कि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है? 11th क्लास तक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें जो फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाई गई थी, बैलेंस शीट में उन्होंने 2 साइड बनाई थी। पहली वाली साइड का क्या नाम था? लायबिलिटीज, और दूसरी वाले का नाम एसेट। और लायबिलिटी वाले में ही हम लोग क्या लिखते थे? कैपिटल। तो इसका मतलब कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी। समझ नहीं पा रही है? कोई बात नहीं बेटा, अब 1 घंटा आ गया। लिखो सर, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर के कैपिटल को ऐड कर दो। फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं रिजर्व्स। बोलो समझ में आया क्या? निकल गया, रुक के जाना यार। बोलो सर समझ में आ गया? पक्का पक्का। तो ये एक तरीका है, आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही दोनों चीजें दी हुई होंगी। और आप इससे क्या निकाल दोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो सर, एक कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल दिया, लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है। ये भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ लॉसेस भी है एसेट साइड में। हम जब अभी एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे थे तो एडमिशन में हमने देखा था लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स भी थी और एसेट साइड में कुछ लॉसेस भी थे। तो उस केस में हम लोग इसको कैसे निकालेंगे सर? हम लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस।
एक तरीका और भी हो गया निकालने का। ये धीरे 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 क्वेश्चन को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक। लेकिन मुझे जहां तक पता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैक्सिमम टाइम अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा, इवन सीए फाउंडेशन में भी, तो 9 क्वेश्चन में बस यही ऊपर दोनों वाली इंफॉर्मेशन होगी, जहां पे क्या होगा, सारे पार्टनर्स का कैपिटल दिया होगा और रिजर्व्स दिया होगा। बोलो सर, पक्का पक्का समझ में आया? आसान था यहां तक। लेकिन सर एक और तरीका हो सकता है इसको निकालने का। बोलो एक और तरीका क्या है? हम ना इन दोनों को क्या बोलते हैं सर? हम इसको बोलते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्या बोला? लायबिलिटी साइड अप्रोच। भाई छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं ना, आपको सीयूटी देना है, लायबिलिटी साइड अप्रोच। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है कि सर हम क्यों सारे कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करें, सारे एसेट्स में से आउटसाइडर की लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। लिखो सर, तो एक और तरीका निकलेगा, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइडर की लायबिलिटी को आप माइनस कर दो, ठीक। आउटसाइडर की, हाँ अभी यहां तक रुको ना सर, ऑल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अब अगर आपके एग्जाम में एसेट साइड का अप्रोच का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैक्सिमम टाइम 10 में से 9 क्वेश्चन में बस यही दोनों इंफॉर्मेशन दी हुई होगी बेटा। सारे एसेट दिएंगे और ये बताया होगा कि आउटसाइडर्स की कितनी लायबिलिटी है, तो आप इतना करके क्या निकाल दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट निकाल दोगे। बोलो समझ में आ गया? आसान था यहां तक, पक्का पक्का। लेकिन इन दोनों में ही अप्रोच में, इन दोनों अप्रोच में, पहले यहां पे लिख लो बेटा, एसेट साइड अप्रोच, इन दोनों ही अप्रोच में आपको 3 चीजें अगर आपको आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है, तो उन 3 चीजों को माइनस कर लेना। चाहे आप ऊपर लायबिलिटी साइड अप्रोच से जाओ या एसेट साइड से अप्रोच से जाओ। वो 3 चीजें कौन कौन सी है सर? पहली, माइनस इफ फाउंड इन बैलेंस शीट, if found in balance sheet या other information or in other information from both approaches। लेकिन जब आपका मन करे ना, तब ये याद करना, क्योंकि आता नहीं एग्जाम में, बहुत 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 रेयर एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सर पहला क्या, अगर आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुडविल, क्या दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सी गुडविल है भाई? हाँ एग्जिस्टिंग, बुक वाली गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। देखो सर पहला आया समझ में। दूसरा सर, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, भाई फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं? एग्जाम्पल लिख लो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो ना। इसके अलावा सर पेटेंट, ब्रैकेट में लिखना कंप्लीटली ऑब्सलीट, खराब हो चुका है फिर भी आपने पेटेंट लिखा हुआ है, ठीक। लिखा हुआ होगा बेटा, लिखा हुआ होगा, ऐसे बिना लिखे हुए हम कैसे माइनस कर दें? लिखा तो कंप्लीटली ऑब्सलीट, अगर पूरे की तरीके से खराब हो चुका है, ये बात लिखी हुई है तब। डन सर। तीसरा, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है सर? भाई ये नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है कि आप व्यापार के लिए काम कर रहे हो। नॉन ट्रेडेड, आपको व्यापार से कोई लेना देना ही नहीं है, नॉन ट्रेडेड है सर, ठीक। इससे बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्यों किया हुआ है इसको? हटाओ। डन। बोलो सर समझ में आएगा? तो ये 3 चीजें आपने अलग से याद कर ली, ये 3 चीजें आपने, हाँ वो सब आएगा भी, बाद में भी बताऊंगा। ऐसे ही हमने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो उसका इंटेंशन बिजनेस से रिलेशन नहीं है, मतलब कोई सा भी इन्वेस्टमेंट, बस उसका रिलेशन बिजनेस से नहीं होना चाहिए। पहले बोले ये समझ में आया? तो अभी आपको ये आ गया निकालना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। जो आपका 5वां मेथड है ना, जहां पे आपको कौन सा स्टेप लगाना था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना था। उसके बाद उस वाले स्टेप में जब आपको गुडविल निकालना था, तो आपको माइनस करना था ना उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट, तो आपको ही निकालना आ गया, ठीक। लेकिन मैंने आपको बोला था नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब वो देखो सर, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आपने जो अभी ऊपर निकाला ना कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जो अभी ऊपर निकाला ना कैपिटल एम्प्लॉयड, आप इसी को माइनस कर देना किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हो गया सर। तो सर इसका मतलब हमने जो अभी पीछे 5 मेथड्स याद करे, उस मेथड में से 2 मेथड के अंदर आया था कैपिटल एम्प्लॉयड वाला वर्ड और नॉर्मल प्रॉफिट वाला, मैंने दोनों निकालना सीख लिया। बोलो समझ में आया क्या? NRR अपॉन 100 होगा। भाई NRR तो रेट होता है ना, तो अगर रेट है तो 100 तो वैसे भी लगेगा मैडम, परसेंटेज में तो होता है। ठीक, डन। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का। अभी मैं आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे दूं क्या? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? है ना, आप मुझे करके दिखाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर में बस एक कंसेप्ट आ जाता है। अब बच्चों देखने स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखता होगा जहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, नेट प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है 4 सालों का 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख और माइनस का 1 लाख। साथ में दिया हुआ है टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। फिर मैंने आपको दिया है वेट, ये 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा। और फिर मैंने आपको दिया है नंबर्स ऑफ ईयर परचेज जो कि 2.5 ईयर्स। अब आपको जो मैंने 5 मेथड कराए हैं, 5 मेथड में आप ऐसे टेबल बनाओ, मेथड का नाम लिखोगे, उसकी पर्टिकुलर कैलकुलेशन करोगे और जो आंसर आएगा गुडविल उसको बाहर लिखोगे। ठीक, चलो सर 5 निकालो। मैंने दिया आपको इसको करने के लिए 5 मिनट। चलो सर, आई होप आप सबने कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा या अगर कर लिया तो आप अपना आंसर मैच कर लें इसके साथ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डीएम कर दें। ठीक, बोलो पहला मेथड कौन सा था दोस्त? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो इससे आंसर कितना आ रहा है? इससे आपका आंसर आएगा 5 लाख। आप कैलकुलेट करना, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक, दूसरा क्या है सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे आंसर कितना आ रहा है? 375 आएगा इससे आंसर। अच्छा हाँ, देख लेना कहीं आप मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन में ना ये 40,000 नहीं है, 4 लाख था, इससे करना है। ये 4 लाख था। आगे थर्ड बेटा, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे आंसर कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है इससे। उसके बाद बेटा फोर्थ, हट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कितना? 12 लाख। और उसके बाद फिफ्थ और लास्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इससे भी आंसर 12 लाख। जिगिशा मैडम अगर आपका आंसर नहीं आया तो वेट करके किसी से कॉपी मांग के चेक करके उसको ठीक करो बेटा, ऐसे बैठना नहीं है, नहीं तो आगे के कंसेप्ट खराब हो जाएंगे बेटा। ठीक, चलो सर ये आंसर थे। जिसका नहीं आया है फिर से दिया 1 मिनट, एक दूसरे से देखो उसको सही करो। किसका ये सब कुछ सही है? जिसका नहीं सही है वो उससे कॉपी लो, सही करो उसको अभी। चलो नालायक बच्चों, अभी गुडविल का लास्ट कंसेप्ट। आपको जैसे मैंने गुडविल पढ़ाई है ना, आपको गुडविल पढ़नी भी ऐसे, इसके अलावा किसी और तरीके से पढ़ोगे तो गुडविल खराब हो जाएगा। आओ सर, गुडविल का एक लास्ट कंसेप्ट बचता है कि गुडविल बेस किसके ऊपर है? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे। आप ऐसे समझो ना कि गुडविल निकलता कैसे है। गुडविल इस बात पे निकलता है ना कि आपने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, उसके बेसिस पे अपन गुडविल निकालते हैं। लेकिन अगर पास्ट में दिया हुआ प्रॉफिट ही गंदा हो, गलत हो, बेकार हो, तो क्या करना होगा मैडम? पास्ट का जो गुडविल पास्ट का जो प्रॉफिट आ रहा है वो गंदा है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ठीक करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। अब गंदगी किस चीज की है? सर गंदगी इस चीज की होगी कि तुमने प्रॉफिट निकालते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया जो कि गलत थी। अब उसको ठीक करना पड़ेगा। मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बेकार प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से हमें क्या बनाना है? एडजस्टेड करेक्ट प्रॉफिट। बोलो समझा क्या? अभी जैसे मुझे बताना कि पी आनंद एकेडमी अपनी कोचिंग का टर्नओवर निकालते समय उसको क्या लेना चाहिए था? बच्चों की फीस। अरे मैंने ना बैठ के एक बार ट्रेडिंग कर ली, मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे और बेचे, इतने में मुझे प्रॉफिट हो गया। क्या ये वाला प्रॉफिट पी आनंद एकेडमी की प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए? नहीं। क्यों? ऐसे कैसे पता चलेगा भाई पी आनंद एकेडमी कितना प्रॉफिट कमाती है? भाई वो तो बच्चों की फीस से पता चलना चाहिए ना। तो इसका मतलब इस तरीके के प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, अब पी आनंद एकेडमी का खर्चा कितना, ये तो इस बात से पता चलेगा ना कि यहाँ पे बैठे बच्चों के लिए कौन सा एसी लगा है, कौन सा उसको मतलब फैसिलिटीज मिल रही है, ये सारे खर्चे होने चाहिए। मैंने क्या किया, मैं यहाँ से विदेश घूमने गया अपनी बंदी के साथ और उसका खर्चा मैंने पी आनंद एकेडमी में डाल दिया। गलत नहीं है ये सब? हंसे, गलत नहीं है? मेरे हिसाब से बहुत गलत है ये। तो अपने को ये सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और करेक्शन होती है,
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। आपको 11th क्लास में जब आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा तो वहां पे सिखाया गया होगा। क्या सिखाया गया होगा? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है करंट ईयर के लिए? एक्सपेंस होता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है भाई? डेबिट साइड लिखा जाता है पीएनएल के, तो क्या कंसिडर करें उसको? एक्सपेंस। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अगर टेक्निकली देखें तो सर वो क्रेडिट साइड में लिखा तो वो हो गई मेरी इनकम। डन? अरे बोलो ना हाँ। लेकिन अगर आपने किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय गलती कर दी थी, उसको ज्यादा कर दिया था, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर दिया, मतलब आना चाहिए था 100, आपने उसको लिख दिया 120, क्लोजिंग स्टॉक को 100 की जगह लिख दिया 120, तो इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट 20 रुपए से इन्फ्लेट कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करें? आपको क्लोजिंग स्टॉक को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अगर क्लोजिंग खराब है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग खराब हो जाएगा। अगर ओपनिंग ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आपने क्लोजिंग जो पिछले साल 120 लिखा था जो कि 100 था, वही क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। तो इस साल का ओपनिंग 100 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया? 120। एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, अब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इन सब हरकतों को मुझे ठीक करना पड़ेगा। ठीक, अभी समझा क्या? अरे बोलो ना, समझा क्या? चलो सर आओ लिखो मेरे साथ, लिखो सर, लिखो मेरे साथ। एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट, एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद खत्म हो जाएगा। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। अब अगली चीज ऐसे समझो कि आपके एग्जाम में जो प्रॉफिट्स दिए होते हैं ना, वो 4-5 सालों के दिए होते हैं। भाई एवरेज तभी तो निकलेगा। तो 5 सालों में किसी में कुछ गलती, किसी में कुछ गलती, किसी में कुछ गलती है, तो आप उस केस में क्या करोगे? एक ऐसी टेबल बनाओगे, आप ऐसी टेबल बनाओगे। मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पे ले रहा हूं 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखते जाना दोस्त। मैंने यहां पे लिख दिया 2022-23, 2023-24, 2024-25। आपको ऐसे ही टेबल बनानी है। यहां पे लिखना है बेटा आपको पर्टिकुलर, यहां पे आपको लिखना है दोस्त पर्टिकुलर। डन? बोलो समझ में आया क्या? जीशा दीदी समझ में आया क्या? जिगर दीदी कहती हाँ ये सब मुझे समझ में आता है, इसी सब चीजों के लिए मैं पैदा हुई हूं। नंबर 1, गिवन प्रॉफिट्स स्लैश लॉसेस। जिस साल का दिया हुआ उसको उस साल में लिख दो, जिस साल का दिया हुआ उसको उस साल में लिख देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे जो आपने गलती से लेस कर दी थी या ऐड करना था नहीं किया था। अपने को क्या ऐड करना है? वो जो आपने गलती से लेस कर दिया था, जो कि लेस नहीं होना था इसलिए ऐड किया, और वो जो ऐड होना था जो आप ऐड करना भूल गए थे। तो 2 चीजें इसमें ऐड होंगी, जो हमने गलती से लेस कर दिया था। या 1 मिनट, बच्ची का कॉल आ रहा है। हेलो बेबी, क्लास चल रही है, अभी डिस्टर्ब मत करो। मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों की। ठीक है, डन बेटा, बाय। चलो लिखिए सर, ऐड नंबर 1। नंबर 1 लिखो बेटा, एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब, एबनॉर्मल लॉसेस एक तो होता है नॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, क्या मैं इसको नॉर्मल रूटीन बना दूं? मतलब पी आनंद एकेडमी ने इस बार अपना प्रॉफिट बताया 1 लाख रुपए, बहुत ध्यान से समझना। पी आनंद एकेडमी ने बताया प्रॉफिट 1 लाख रुपए, तो जिसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा था उसने बोला कि क्या पी आनंद बस 1 ही लाख कमाती है? मैंने बोला नहीं नहीं भाई, पिछले साल ना 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई थी, पिछले साल 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई थी, इसीलिए प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ रहा है। अगर चोरी नहीं होती तो प्रॉफिट आता 1 करोड़ 1 लाख। वो क्या कहेगा, भाई पागल है क्या, तुम्हारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है क्या चोरी होनी? अगर मेरी प्रैक्टिस है कि हाँ हर साल ही चोरी होगी तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या हो गया? लेकिन चोरी कभी कभी होती है ना, तो ये क्या हुआ? एबनॉर्मल। तो बोला अगर कोई एबनॉर्मल है तो आप उसको क्या कर देना? ऐड कर देना। तो मैं 1 करोड़ की चोरी को वापस
ऐड कर दूंगा। आप इसके कुछ एग्जांपल लिख लो बेटा। लॉस बाय थेफ्ट या फायर। अबे बोलना, तुझे जो समझ में आता मेरे से बोलना। उसको फीस दे रखी है क्या? हाँ क्या? बोलो। अगला, अगला सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट। भैया बिजनेस ऑपरेशन में फिक्स एसेट के बेचने से लॉसेज होगा, उसको क्यों माइनस कर देते यार? ये थोड़ी है। ऑपरेशन देखो ना, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो बच्चों को पढ़ाने में जो खर्चा है वो वाला लेस होना चाहिए। फिक्स एसेट यार तुमने अपनी मर्जी के लिए लगाया हुआ है 5 लाख रुपए का चेयर, अब वो बेच के तुम कहते हो लॉस हो गया। अरे भाई हटाओ, ऐसे थोड़ी होता है। डन, बोलो समझा क्या? लेकिन बच्चों की चेयर होगी तो वो नॉर्मल होगी। ठीक, चलो सर तीसरा देखो सर, अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। एक तो होता है रेकरिंग एक्सपेंसेस जो हर साल होती है। भैया हर साल होती है तो उसको इस साल भी रहने दो, घटाओ। लेकिन इसमें आपने एक वो खर्चा किया हुआ है जो नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब ऐसा खर्चा जो सिर्फ स्पेसिफिक ईयर्स में हुआ था, अब दोबारा कभी नहीं होगा। मतलब संजीत की वो क्या नाम है, किडनी में प्रॉब्लम हुई तो आपने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करा दिया और 4 करोड़ रुपए का खर्चा पी आनंद में डाल दिया। क्या मतलब है यार? ये क्या बार बार ही दिल बदलेगा? वो बार बार थोड़ी ना दिल बदलेगा। तो सर ये वाला भी खर्चा क्या है? नॉन रेकरिंग। अभी समझ में आ रहा है कि जाने दे रहे हो? डन सर, लिखो सर। अगला सर, फोर्थ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब अगर आप अपने इंप्लॉइज को सैलरी देते हो, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो माइनस होता है। लेकिन तुमने कोई इंप्लॉई खरीद लिया, भाई ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। रोबोट, मैडम रोबोट खरीदा, रोबोट है ना, रोबोट। ठीक है, रोबोट डेप्रिशिएट होगा। पहले ये 4 याद कर लो, उसका लास्ट वाला कराऊंगा। पहले बोले 4 याद हो गए? मुझे सुना दो। पहला एब्नॉर्मल लॉसेस, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आ रहा हूं उस पर जिसपे हल्का सा आपका दिमाग खराब हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस पे आपका दिमाग खराब हो सकता है। आपका प्रॉफिट कम आया है इस बार ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। आपका प्रॉफिट इस बार कम आया है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? अंडर वैल्यू था। क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था 1 लाख रुपए का और आपका प्रॉफिट भी आ रहा है 1 लाख लिखने की वजह से 5 लाख का। लेकिन मुझे क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 लाख आपने गलत लिखा हुआ है, वो 2 लाख होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 2 लाख। अगर मैं उसको 1 लाख से 2 लाख करूंगा तो जो मेरा 5 लाख है वो कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया हुआ था? अंडर वैल्यू। तो यहां पे लिखो फिफ्थ, अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप घर जाके वापस अपने परेशान होंगे कि ये कैसे हुआ, इसलिए इसको और अच्छे से अगर रिकॉल करना है, समझना है तो समझ के जाओ यहां से, नहीं तो परेशान रहोगे। अगला, पक्का पक्का? सोचो, मुझे बताओ, आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है कि घटाना है? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? ओवर वैल्यू। पक्का? अरे कोई तो होगा यहां पे जो कॉन्फिडेंटली मुझे बोलेगा हाँ। कोई तो बैठा होगा यहां पे जो कॉन्फिडेंस के साथ बोले। ऐसे नहीं कि हल्की आवाज में बोल के वेट करे मैं सही तो मैं ठीक हूं, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलो मुझे कोई कि क्लोज ओपनिंग स्टॉक से ओवर वैल्यू है। बोलो क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इज एन एक्सपेंसेस और अगर आपका एक्सपेंसेस ओवर वैल्यू है तो एक्सपेंसेस को कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी समझे क्या? ये समझ नहीं पा रही है मैडम। मैंने 1 2 3 इंप्लॉय दिखाए हुए 1 लाख रुपए के, ये काम ही नहीं करती थी, वैसे भी नहीं कर रही है आज, ये काम ही नहीं करती थी तो मैंने इसको तनख्वाह भी नहीं दी। लेकिन बुक्स में लिखी हुई है, बुक्स में नहीं, ये एग्जांपल है।
लेकिन गुस्सा हो गई। 3 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय काम ही नहीं करती थी, 3 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय काम ही नहीं करती थी, मैंने उसको तनख्वाह भी नहीं दी, लेकिन बुक्स में लिख दी थी, बुक्स में मैंने उसकी सैलरी लिख दी थी। अब मुझे पता चला अरे इसको तो सैलरी गई नहीं है, तो मैं सैलरी को कम करूंगा, सैलरी कम होते ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी एक्सपेंसेस के नेचर का होता है। लिख दो सर, लिख दो सर 6 क्या, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बोलो समझ आया क्या? अब इसमें से कोई एक या दो ही आता है आपके एग्जाम में, सारे नहीं आते हैं, ठीक है दोस्त? कहीं तुम परेशान हो के सारे आएंगे तो मैं कैसे याद करूंगा, तुम कैसे भी याद नहीं करोगे। हो गया? अब लेस करें। आओ सर, लेस कितने आइटम होते हैं? लेस। अब लेस का मतलब क्या होगा? अपना प्रॉफिट कम करना है, अपना प्रॉफिट कम करना है। ज्यादा क्यों हुआ था? एक बार पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, पहले बताओ, बताओ सर। हमें प्रॉफिट कम करना है, क्यों? क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ होगा? आपने क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख की जगह 1,20,000 लिखा हुआ है, इसीलिए आपका प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा आ रहा है। अभी उसको कम कर देंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लिखो सर, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई इसमें ज्यादा दिमाग ना लगा के सीधा लिख दूं अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या दिमाग लगवाऊं? नहीं सर, फट चुका है, फट चुका है सर। बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? मैडम जैसे आपने अभी वहां पे ऐड किया था एबनॉर्मल लॉसेस, यहां पे लेस होगा एबनॉर्मल गेन्स। आप समझो ना, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि पी आनंद का टर्नओवर कितना लास्ट ईयर का, मैंने बोला 25 करोड़। कहते इतने पैसे कमाते हो? मैं कहा हाँ, लेकिन उससे 1 साल पहले का टर्नओवर सिर्फ 1 करोड़, तो पिछले साल का 25 करोड़ कैसे हो गया? एक बच्चा आया था, वो अपने घर की कागज मुझे देके चला गया, उसके बाद वो कभी नहीं आया, मैंने वो कागज बेच दिए और उसको मैंने धंधे में दिखा दिया। सही है, बार बार थोड़ी होगा। ये कैसा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल है कि नॉन रेकरिंग है? ये एबनॉर्मल है। अब दोनों में फर्क समझते हैं। अगर वो एक्सपेंसेस है या इनकम है, अगर वो एक्सपेंसेस या इनकम है तो देखो आप वो रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग इज अलाउड, नॉन रेकरिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन गेन्स क्या होता है? जो एक्सीडेंटल होता है। गेन क्या होता है मैडम? एक्सीडेंटल होता है। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा प्रॉफिट और गेन्स में क्या फर्क है। अगर नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों में प्रॉफिट और गेन्स अलग अलग होते हैं बेटा। प्रॉफिट रेगुलर होता है। आओ सर, ठीक है चलो। थर्ड, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन्स बेटा, एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन्स। अच्छा जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना कि एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब था थेफ्ट या फायर, यहां पे क्या लिखूं? और ट्रांसफर इनकम लिखो सर। कुछ कुछ बच्चे हैं यहां पे जो दिमाग लगा लेते हैं बेटा। लिखो लॉटरी गेन, एक्सीडेंटल गेन, एंड थर्ड लिखना सर यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कॉमा इन्वेस्टमेंट। और इसको ध्यान से देख लेना बेटा। अब देखना है सर फोर्थ, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? गुडविल आज के लिए निकलती है, फ्यूचर के लिए निकलती है? फ्यूचर के लिए निकलती है। गुडविल फ्यूचर के लिए निकलती है। एक मिनट, विकास सर का कॉल आ गया, विकास सर का कॉल आ गया। हेलो विकास सर, ये 12th क्लास के बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी शादी है तो इनको पार्टी चाहिए। अच्छा आप आने के बाद दोगे पार्टी? हाँ अच्छा, हाँ जी हाँ जी बोलो। तो मैं पार्टी ना दूं मतलब? सही सलामत आ जाऊंगा तो मैं खुद दूंगा पार्टी सबको। अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं कि पिज्जा खिला दो, आप ये कह रहे हैं कि आप सही सलामत आ भी जाओगे, चले भी जाओगे, अगर इनकी दुआएं लग जाएंगी तो? फिर खिला दो यार। फिर खिला दो ना।
आज सैटरडे है। अच्छा ठीक है, खिलाओ यार, जरूरी है खिलाना। ठीक है, बिल जो भी मैं भेजूंगा उसको पास कर देना, ठीक है। सही है। चलो ओके विकास सर, विकास सर मैं 5 साढ़े 5 आ जाऊंगा, ठीक है। तुम पिटोगे यार, बस क्या बोलूं तुम्हें। चलो बाय विकास सर। ठीक है। डन, चलो सर पिज्जा पार्टी हो गई, डन। आओ सर, इसको बोलने देते हैं। हाँ, अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? देखो देखो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम होगा, इनकम होगा, इनकम। हेलो, हाँ जी। अच्छा 500 नहीं देने होते? आज भी उतना ही दूंगा, ठीक है, बाय बाय। हाँ जी, नॉन रिकरिंग इनकम देखो क्या है, पहले क्या था, जो पिछले सालों के मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए थे ना, पिछले सालों के जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए थे ना, उस प्रॉफिट में बताए क्या हुआ था कि मैं उनको यूनिफॉर्म अलाउंसेस देता था, यूनिफॉर्म अलाउंसेस कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, ठीक। फिर कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, कंपनी ने कहा कि अब तुम कुछ भी पहन के आओ, आओ मत आओ पहन के। कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो इसका मतलब जो खर्चा मेरा रेकरिंग था, सडनली वो क्या हो गया, अब फ्यूचर तो नहीं होगा, तो वो खर्चे जो फ्यूचर में होने ही नहीं वाले हैं, लेकिन आपके प्रॉफिट्स में वो एक लेस हुए पड़े थे, या वो इनकम में आया हुआ था, या कोई ऐसी इनकम थी जो आपको होती थी। मान लिया गवर्नमेंट ने बोला था कि आप जो बच्चों से फीस कलेक्ट करते हो ना, आप जो बच्चों से फीस कलेक्ट करते हो उसमें जो आपको जीएसटी आती आप खुद रख लेना, हमें मत जमा कराना। लेकिन अभी गवर्नमेंट को पता चल गया कि पी आनंद अकेडमी ऐसा कर रही थी, तो उन्होंने हमें पकड़ लिया। तो अब आगे से ऐसी इनकम नहीं होगी, अब आगे से ऐसी इनकम नहीं होगी, तो सर ये वाले एक्सपेंसेस खत्म हो गए। तो उसको बोला मैंने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, लिख लो सर, इसको लिखो सर, इनकम, इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। पूछो ना, ऊपर में अलग से लिखा क्योंकि वहां पे ना जो एक्सपेंसेस हैं वो थेफ्ट और फायर वाला ही है, उसको एक अलग से कैटेगरी कर दी। चाहता तो मैं उसको ऊपर भी लिख सकता था, ठीक, वो सेम बात है। चलो सर फिफ्थ बोलो, फिफ्थ, फिफ्थ बेटा, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। भाई बिजनेस का एक्सपेंसेस है ही नहीं, डाला क्यों है? आप सोचो ना, कोचिंग चला रहे हो, आपने लिखा हुआ बच्चों को दारू पिलाई, ये क्या मतलब है? पिलाओ लेकिन लिखो मत सर। या बच्चों ने आपको फीस के साथ साथ, आजकल तो चंदा देने का भी सिस्टम है ना, पहले चंदा देते थे, अब लेने का सिस्टम हो गया, ठीक है। तो आपने चंदा ले लिया बच्चों से, ठीक है। मैंने भी सोचा कि मैं ना एक बड़ा सा बॉक्स बनाऊं, बड़ा सा बॉक्स बनाऊं, उसमें लिखूं दान पेटी, और उसमें लिख दूं ये चढ़ावा राम मंदिर में चढ़ाया जाएगा, और इस नाम पे आपसे पैसा ले लूं, और वो पैसा किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। क्योंकि भाई मुझे बीजेपी गवर्नमेंट में पता चला कि चंदा सिर्फ देना नहीं होता, चंदा लेना भी होता है। चलो 6 है, अरे देख लो इधर यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब कैपिटल इनकम भी होती है? हाँ कैपिटल इनकम या कैपिटल गेन भी होते हैं। हाँ जी सर, इसके इक्वल में लिख लो बेटा, कैपिटल गेन्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिखो सर जल्दी लिखो। उसके बाद नेक्स्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट। अबे ये क्या है मैनेजमेंट कॉस्ट? ये क्या है सर मैनेजमेंट कॉस्ट? आपने डिसाइड किया कि फ्यूचर में एक खर्चा पहले नहीं होता था, अब होगा, लिखो फ्यूचर एक्सपेंस, कि अब ना ये खर्चा हम लोग दिया करेंगे, अब ये खर्चा हम लोग दिया करेंगे बेटा। हाँ फ्यूचर एक्सपेंसेस। ठीक ऐसे ही बेटा, ठीक ऐसे ही बेटा अगला हेड बनाया इन्होंने फ्यूचर एक्सपेंसेस का। फ्यूचर एक्सपेंसेस का मतलब सर आपने ऊपर लिखा फ्यूचर एक्सपेंसेस, वापस से देखो, एक तो है कि हमने ना अपनी कंपनी में नया मैनेजर लेके आए हैं, अब वो मैनेजर काम करेगा तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी फ्यूचर में, तो भैया आप अपना प्रॉफिट उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। पहले हम अपनी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं कराते थे, अब हम करवाएंगे। पहले हम अपने यहाँ पे लोगों से सिर्फ फीस कलेक्ट करते थे, उनसे कोई डोनेशन नहीं लेते थे, अब डोनेशन भी लेंगे। तो सर कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में करने वाले हो, अगर उससे आपका खर्चा बढ़ने वाला है तो माइनस कर देना, उससे आपकी इनकम बढ़ने वाली है तो ऐड कर देना। सर लिख दो सर फ्यूचर एक्सपेंसेस, जैसे कि इंश्योरेंस ETC। हाँ जी बेटा, कमीशन ETC, डन। चलो सर हो गया, आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नीचे निकल के आएगा,
प्लस और माइनस करने के बाद जो 22-23 का प्रॉफिट या 23-24 या 24-25 का प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा सर? वो एडजस्टेड प्रॉफिट। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वो आपको करना होगा, तब आप सीख पाओगे। चलो बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा क्वेश्चन नंबर 7। अरे देखो यार, ये आपको स्क्रीन पे दिखता होगा क्वेश्चन नंबर 7। दिया मैंने आपको 2 मिनट का टाइम, आप इसको करो। पढ़ा मैं देते हैं, पढ़ा मैं देते हैं, करना आप। आओ देखना सर। सुमित परचेज्ड अमित's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2026 को। सुमित नाम का एक आदमी अमित का बिजनेस परचेज कर लेता है। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेजेस ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, कैसे निकालना है, कौन सा मेथड यूज करना है सर? आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कितने सालों का? लास्ट के 4 सालों का, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 years की परचेज वैल्यू से, तो आपका गुडविल आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है कि हमें सिंपल एवरेज मेथड से निकालना है, और 4 सालों का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। लेकिन जब मैं ये निकाल रहा था, प्रॉफिट को यूज करके कैलकुलेट करने ही वाला था, तो उन्होंने बोला कि सर ये कुछ बातें आप देख लीजिएगा। मैंने कहा भी देख लेता हूं। कहते पहला, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का, जो कि डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो लॉसेस डेबिट ही होते हैं, ये कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस ईयर में? 31 मार्च 2023 में आपने एक एबनॉर्मल लॉस को एक्सपेंसेस में लिखा हुआ था। कौन से ईयर में सर? ये कौन सा आ रहा है? 31 मार्च 2023। तो कहां पे आया होगा, किसको इंपैक्ट कर रहा है? ये 80,000 को मैंने यहां पे लिख दिया, तो यहां पे ये एडजस्ट होगा। आप देखना प्लस होगा कि माइनस होगा। दूसरा, अ फिक्स एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2024, ओके, एंड गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 मिनट, 31 मार्च 2024 को ये सर यहां पड़ रहा है, आपने एक फिक्स एसेट बेचा, उससे हो गया आपको प्रॉफिट, तो ये कौन सा गेन हुआ? एबनॉर्मल गेन। आपने इसको कहां अकाउंट कर लिया? 2024 में। इसको ठीक कर लेना। अगला, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एसेट ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड, ओके, आपने इंश्योर्ड नहीं किया था, इंश्योरेंस नहीं कराया था। किस वजह से? ओवरसाइट की वजह से। आपको लगता है ठीक है, क्या जरूरत है कराने की, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करना चाहिए था 15,000 का, जो हमने नहीं किया। लेकिन ये कौन से ईयर में हो रहा है? 31 मार्च 2025 में। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी यहां कर देते हैं। तो ये 3 सालों का प्रॉफिट गंदा है, हमने इसको ठीक कर दिया, और ये वाला प्रॉफिट ठीक है। जब आप प्रॉफिट को ठीक कर लो, उसके बाद आप सिंपल एवरेज मेथड निकालोगे। ठीक, चलो जल्दी से कर दो। चले क्या? आओ सर। अच्छा, अभी आपने इसको निकाल लिया। 80,000 में आपने किसको ऐड किया था कि लेस किया था? सर हमने इसको यहां पे ऐड किया था, और इसको कितना बना दिया था? 1 लाख। डन बेटा। 145 में सेकंड 25,000 ऐड किया था कि लेस किया था? सर इसमें इसको लेस किया था, और इसको कितना बना दिया था हमने? 1,20,000। भैया 160 में हमने 15,000 लेस किया था, इसको बना दिया था 145, और इसको ऐसे ही 2 लाख रखा था। ठीक, उसके बाद चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर आ गया था। डन। आओ सर, अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो एक क्वेश्चन और इसके बाद पक्का 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 मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, वरना ईरानशा मुझे जीने नहीं देगी। क्या सर आपने तो कराया ही नहीं। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 9 करो, मैं आपको एक बार समझा देते हैं। लिखा है रमन और दमन पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 60 और 40 में। फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी, लेकिन पिछले 4 सालों से दोनों को सैलरी भी मिलती है। कितनी कितनी? रमन को 50,000 रुपए हर साल और दमन को 40,000 रुपए हर साल। एनुअल अकाउंट हैव बीन शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अजीब बात है, ये जो नीचे के प्रॉफिट्स दिए ना, इसमें इन दोनों की सैलरी को अकाउंट ही नहीं किया गया। सैलरी नहीं अकाउंट करने का मतलब, सैलरी नहीं अकाउंट करने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तुमने सैलरी घटाया ही नहीं।
सर इसके बाद 1,40,000 में आपने सैलरी नहीं लेस करी है, 1,01,000 में आपने सैलरी नहीं लेस करी है, और 1,30 में भी आपने सैलरी लेस नहीं करी है। ऑन 1st April 2026 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। जीनू को हमने 1/4 के लिए एडमिट किया विदाउट एनी सैलरी, ठीक है सर, इसको सैलरी नहीं देंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, ठीक है सर, 4 ईयर परचेज निकाल देंगे, हमें ये तो मिल गया 4। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना लास्ट 3 इयर्स का आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो मैंने आपको बता दिया 140 में सैलरी लेस नहीं है, सैलरी लेस सब में सैलरी लेस कर देंगे। कितनी कितनी, अरे सैलरी कितनी लेस करेंगे, 90,000। एक की सैलरी 40,000 है, एक की सैलरी 50,000 है, उल्टा बोल दिया, 50 और 40, तो 50 40 कितना हुआ, 90,000। आप इन सब में से 90,000 रुपीज लेस करोगे, उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे, वेट कितना है 1 2 3, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करोगे वेट के सम से, उसके बाद जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल। निकालो सर आगे आपके पास में देखने के लिए। चलो सर, मैंने आपको गुडविल के सारे कंसेप्ट करा दिए, बट मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस बच्चे के पास ये वाली बुक है उसको इस बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। जैसे कि इस बुक का एक क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 8, इस बुक का एक क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 8। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो देख के आपको गुडविल आ गया, जाना उस क्वेश्चन को करना, अगर हो जाए तो मुझे बताना बेटा, ठीक। अभी मेरी बात समझे क्या, मतलब मेरे सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा देने से और कुछ क्वेश्चंस करा देने से आपको गुडविल नहीं आएगा, आपको गुडविल की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मजा तब आएगा जब क्लास के बाद 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद बच्चा मेरे पास आएगा क्वेश्चंस लेके, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तब मैं उस बच्चे को बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होना था, ठीक। अगर मैं सामने से ही आपको कराता रह जाऊं तो क्या फायदा आपका, ठीक। चलो सर, तो ये वाली बुक देख लेना सर, 26 एडिशन की बुक है, मैंने सामने से आपको एक इलिस्ट्रेशन बता दिया 8, ठीक है, करना घर जाके। चलो सर, थैंक यू सो मच, आपकी गुडविल की क्लास खत्म होती है।